हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सैम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन। ये ग्रेड 9 का फिज़िक्स का सेकेंड चैप्टर है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी मेन डेफिनेशन से, विच इज़ अबाउट फोर्स। विच इज़ फोर्स। फोर्स क्या होता है बच्चे? फोर्स होता है अ पुश और पुल, मतलब चाहे तो आप खींचो चाहे धक्का लगाओ ऑन अ बॉडी is called force। क्लियर हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने मान लो ये ऑब्जेक्ट ले लिया, क्लियर, इस पे हम पुश कर रहे हैं लाइक दिस। कोई पर्सन है, इस डायरेक्शन में उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रेड बांध के कोई भी पर्सन इसे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो एक्शंस हैं पुश और पुल का, उसे नाम दिया गया फोर्स का। क्लियर? ये डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं फोर्स को किन चीज़ों में, जैसे पुशिंग में, किसी को धक्का लगाना है, किसी ऑब्जेक्ट को लगाना है, या बच्चों ने आपस में लगाना है, पुल करना है, लिफ्ट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके अलावा स्ट्रेच करना है, क्लियर, या फिर ट्विस्ट करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्रेस कर रहे हैं, जैसे हमारे पास स्पंज है, उसे स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी वेट क्लॉथ है उसे स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, रबर बैंड है उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बॉक्स फ्लोर के ऊपर पड़ा है उसे मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी किस कारण से हो पाती हैं? हमारी फोर्स के कारण हो पाती हैं। क्लियर यहाँ तक बच्चे? इसके बाद हम करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। कि फोर्स तो हमने लगा दी, अब उससे कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हम डेली लाइफ में देख पाते हैं, किस टाइप के इफ़ेक्ट्स आते हैं अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं। क्लियर? हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बनेगा? इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो किस टाइप के इफ़ेक्ट्स आएंगे बच्चे? फोर्स को नहीं हम देख सकते। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन। किसी भी फोर्स को हम देख नहीं पाते, उसे जज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट it can produce in the body around us। ऑन द ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या रिज़ल्ट निकला है उससे हम फोर्स का पता लगा सकते हैं, लेकिन फोर्स को हम नहीं देख सकते। अब पुश किया किसी ऑब्जेक्ट को, हम उसकी पुशिंग, ये तो पता चलेगा कि पुश कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी फोर्स नहीं देख सकते कि कितनी लगा रहे हैं, है ना। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हुआ उससे हम बता सकते हैं कि उस पर फोर्स कितनी लगी है, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या आएंगे। क्या आएगा? अ फोर्स, किस टाइप के इफ़ेक्ट्स आएंगे बच्चे? कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी क्या होता है? मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्लियर? उसके अलावा कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, उसे रेस्ट पे लेके आ सकता है। अगर कोई बॉल ही लगा लो, अगर वो मूव कर रही है, आप पैर की हेल्प से या हैंड की हेल्प से उसे स्टॉप कर सकते हो। उसके अलावा आप चेंज कर सकते हो उसकी स्पीड, कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, कैन चेंज द डायरेक्शन। अगर एक प्लेयर ने बॉडी को एक डायरेक्शन में मूव किया है, सेकंड प्लेयर ने किक लगाई, वो किसी और डायरेक्शन में मूव होगी। उसके अलावा आप शेप, साइज दोनों चेंज कर सकते हो। अगर आप किसी भी रबड़ है उसके ऊपर फोर्स लगाओ तो वो टूट जाएगी, तो इसका मतलब उसकी साइज़ चेंज हो गया। उसके अलावा रबर बैंड है, आप उसे खींचोगे तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। तो फोर्स क्या करती है बच्चे? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लेके आ सकती है,
किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती हैं, उसकी स्पीड में चेंज आ सकता है, उसके शेप साइज़ में चेंज आ सकता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। किसकी डायरेक्शन को? किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को वो चेंज कर सकती है। क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हमारा आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बच्चे अभी बताया है, अगर आपको एग्जांपल्स लेनी है, इसके एग्जांपल क्या आएगी? कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, हमने उस पर फोर्स लगाई, वो रेस्ट पे आ गया। जैसे बॉल मूव कर रही है, हमने उस पर फोर्स लगाई, वो क्या आ गया? रेस्ट पर आ गया। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टॉप है, बॉल पड़ी है, उस पर पैर मारोगे, फोर्स लगा दी, वो मूव करेगा। कोई प्लेयर है, एक डायरेक्शन में बॉल पे किक लगाता है तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है। सेकंड प्लेयर सामने आ गया, उसने फिर से फोर्स लगाई, उसकी डायरेक्शन फिर से चेंज होगी। उसके अलावा शेप एंड साइज़ का अगर एग्जांपल लेना है तो रबर बैंड लगा लो, उसे खींचते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। अगर कोई रबर बॉडी है आपके पास, रबर है, उसे आप तोड़ो या स्टिक को तोड़ो तो उसकी शेप चेंज होगी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन एन बॉडी, ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चे? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नाम से क्लियर है। बैलेंस्ड मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं और उसका नेट रिज़ल्ट हमारे पास क्या है? ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस के ऊपर पड़ा है। क्लियर? अब ये हैवी बॉक्स है। क्लियर? नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ रिएक्शन। अगर हम इधर से उसे पुश करने की कोशिश करें तो उसके ऑपोजिट क्या लग रही है? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हैवी है। लेकिन ऑब्जेक्ट टोटल रिजल्ट क्या है सारी फोर्सेस का? अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्सेस कितनी लग रही हैं? 1, 2, 3 एंड 4। बच्चे, एक तो लग रही है रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शनल। किसके ऑपोजिट? हमारे पुश के ऑपोजिट। तो टोटल कितनी फोर्सेस होगी? 4 फोर्सेस है। 4 फोर्सेस लगी, लेकिन नेट रिजल्ट क्या है? बॉडी मूव नहीं कर रही। नेट रिजल्ट क्या है? ज़ीरो। तो उस टाइप की फोर्सेस को क्या नाम दिया गया? बैलेंस्ड फोर्सेस। बच्चे, अगर इसे आपको डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे? इफ द रिजल्टेंट, हमें रिजल्ट की बात करनी है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी is 0, then the forces are called balanced forces। तो उस टाइप की फोर्सेस को क्या नाम दिया गया? बैलेंस्ड फोर्सेस का नाम दिया गया। समझ आया सभी को? इसका और एग्जांपल है, अगर टग ऑफ वॉर है, दोनों तरफ से खींच रहे हो, नेट रिज़ल्ट कुछ नहीं आ रहा। 2 पर्सन है, किसी भी एक रस्सी को खींच रहे हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और नेट रिज़ल्ट क्या है? 0 है। इसका मतलब वो फोर्सेस क्या हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इसमें अगर बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, तो वो क्या रहेगी? रेस्ट पर ही रहेगी। क्लियर? यहाँ तक समझ आया सभी को? नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब आप इसे डिफाइन आसानी से कर सकते हो अनबैलेंस्ड फोर्सेस को। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं? जिसका कोई ना कोई नेट रिज़ल्ट आए, उन फोर्सेस को नाम दिया जाएगा। नेट रिज़ल्ट 0 ना होके
कोई ना कोई आप हमारे पास रिज़ल्ट आए तो उसे बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी सरफेस के ऊपर, क्लियर? आप उसे क्या करते हो? पुश करते हो, चाहे इसके ऑपोजिट हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होएगा अगर बॉडी मूव कर रही है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर। नो डाउट कि इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है, ये भी ठीक है, इस पे रिएक्शन फोर्स भी है एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ये भी हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इसी चैप्टर में कि रिएक्शन फोर्स क्या होती है। लेकिन इन सभी का रिजल्ट क्या है? नॉट ज़ीरो। क्लियर? तो उन्हें क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोला जाता है। ओके, हम इसे अब डिफाइन कर रहे हैं। इफ़ द resultant of all the forces acting on a body, on an object भी लिख सकते हो, on a body भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, is not zero, जब उसका रिजल्ट ज़ीरो नहीं है, मतलब जब हमने पुश किया तो बॉडी मूव की। क्लियर? then the forces are called unbalanced forces। बच्चे, अगर ये मूव ना करता तो ये क्या होता? बैलेंस्ड। जब ये इसने अपनी स्टेशनरी मतलब ऑब्जेक्ट था जो ये हमारा रेस्ट पर था, लेकिन जब हमने फोर्स लगाई ये मूव किया, मींस हमारी जो फोर्सेस हैं इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उसका कुछ ना कुछ नेट रिजल्ट आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फोर्सेस को नाम क्या दिया गया? अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहा गया। क्लियर? यहीं से हमारा नेक्स्ट जो लॉ है वो ड्राइव हुआ, लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है बच्चे, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिज़िक्स के कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है, इसे ध्यान से समझना। हमारा लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इस टर्म का हम यूज़ इवन जब न्यूटन्स लॉ करेंगे ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तब भी यूज़ करेंगे। हमारे किस लॉ का यूज़ करेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया का यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया को ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा जगह जगह पे। ये क्या कहते हैं? इनर्शिया का लॉ कहते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी, पहले इसकी इनर्शिया का कंसेप्ट की जो डेफिनेशन है वो लिख लो। पहले मैं वो लिख रही हूँ, इनर्शिया इज़ दैट प्रॉपर्टी, फिर समझाऊंगी ढंग से, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, ये आपके लिए नई टर्म हो सकती है, रेजिस्ट, बताऊँ इसका मतलब भी, अ चेंज in its state of rest, in its state of rest or of uniform motion। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर क्या हुआ? मतलब डेफिनेशन ये कहती है। इनर्शिया का कंसेप्ट क्या कहता है? इनर्शिया एक तरह की प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, यहाँ तक क्लियर है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी अपने में स्टेट चेंज होने को रेजिस्ट करती है, मतलब उसका अपोजिशन करती है, स्टेट चेंज नहीं होने देती अपने में। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, जब तक हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे
वो बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट। तो वो क्या कर रहा है, अपने मोशन, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है, मीन्स उसे चेंज होने से रोक रहा है। किस पे रेजिस्ट करता है, उसे चेंज होने से रोकता है। और अगर बॉडी मूव कर रही है, बच्चे हमने डेली लाइफ में देखा है जब बॉडी मूव करती है, कोई भी बॉल मूव करती है, आफ्टर सम टाइम रुक जाती है। उसका रीज़न ये है कि उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, उसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जो उसे अपोज करती हैं उसके मोशन को। अगर ये सारी फोर्सेस को हम हटा दें, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करती है, तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को ही फॉलो करेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। क्लियर। और इस लॉ को नाम दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया। जितनी हैवियर ऑब्जेक्ट होएगा, जितना मास होएगा, मास मतलब जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होएगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी हैवी बॉडी है उसे मूव करवाना डिफ़िकल्ट है। क्लियर। तो इसका मतलब उसकी स्टेट चेंज करना डिफ़िकल्ट है। अगर स्टेट चेंज करना डिफ़िकल्ट है, इसका मतलब उसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, उसकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है। अपना मोशन, अगर मोशन में है तो मोशन को, बॉडी को रोकना मुश्किल है, जितना हैवी होएगा उसे रोकना उतना मुश्किल होएगा। और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसे मूव करवाना उतना मुश्किल होएगा। सो मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। इस टाइप से भी बोल सकते हो, मीन्स जितना ज़्यादा मास होएगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होएगा। क्लियर। अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और डिफरेंट हैं, जो अभी तक आपने नहीं पढ़े, आई थिंक इससे पहले नहीं पढ़े हुए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल P के साथ। टर्म बहुत इजी है बट कंसेप्ट बहुत अच्छा है इसका, फिज़िक्स में जगह जगह यूज़ होएगा जब तक आप फिज़िक्स करोगे। क्लियर। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी को डिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल P के साथ। क्लियर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर आप वेक्टर से भी शो कर सकते हो। ये क्या कहता है, इट इज़ द, ईजी है बच्चे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी या ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये एक फिज़िक्स की क्वांटिटी है जो किसके इक्वल है बच्चे, मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। अब मोमेंटम को P सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मास को M से, और वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लिखना है तो V वेक्टर लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी, 0, तो उसका मोमेंटम भी कितना होएगा, 0। क्लियर हो गया। और अगर इसकी यूनिट्स की बात करें, ऐसे यूनिट्स की, मास के यूनिट्स क्या होते हैं, kg, वेलोसिटी के हमने लास्ट चैप्टर में किया था, इट इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे मोमेंटम है उसकी यूनिट्स क्या होंगी, kg मीटर पर सेकेंड। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम 0 होएगा, और अगर वो वेलोसिटी, अगर वो मूव कर रही है, मीन्स एवरी मूव, तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम ज़रूर होएगा, क्योंकि जो भी बॉडी एग्जिस्ट करती है दुनिया में उसका कुछ ना कुछ मास होता है। तो ओवरऑल रिज़ल्ट हमारा 0 कब आएगा, जब उसकी वेलोसिटी 0 होएगी। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम। ये नहीं होएगा कि कोई बॉडी मूव भी कर रही है और उसका मोमेंटम भी क्या आ गया, 0 हो गया। क्लियर। इसका मतलब जितना ज़्यादा वेलोसिटी होएगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होएगा। मोमेंटम
फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर मोमेंटम ज़्यादा होएगा तो उसका नेट रिज़ल्ट ज़्यादा होएगा, तभी कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका रिज़ल्ट हमारा ज़्यादा होता है। कोई भी कार है, कार अगर किसी भी खड़ी कार है, वो किसी पर्सन किसी खड़ी कार से टकराते हैं, कोई भी कार खड़ी हुई है उससे पर्सन टकरा गया, कोई रिज़ल्ट आएगा नहीं, ज़ीरो। लेकिन अगर कोई मूविंग कार है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होएगा किसके, बॉडी के ऊपर। दैट इम्पैक्ट किसका मेज़र है, मोमेंटम। तभी जो कराटे प्लेयर्स हैं वो बहुत स्पीड से अपने हैंड को ब्लो करते हैं ताकि वो एक पाइल ऑफ टाइल्स को क्रैक कर पाएँ। क्लियर, सभी को क्लियर हुआ मोमेंटम। पाइल ऑफ टाइल्स मतलब अगर किसी भी कराटे प्लेयर को बहुत सारी टाइल्स को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए उसे अपने हैंड्स की स्पीड को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी ये पाइल्स को तोड़ पाएगा। मीन्स जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होएगी उतना ज़्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस होएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट हमारा है लॉज ऑफ मोशन। बच्चे हमारे 3 लॉज ऑफ मोशन है फिज़िक्स में, आपके सिलेबस में भी वैसे भी 3 लॉज ऑफ मोशन हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, फिर बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, फिर बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। जब आप इसे डिफ़ाइन कर दिया मैंने तो आप अच्छे से समझ पाओगे इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। बच्चे दीज लॉज आर गिवन बाय न्यूटन, इसीलिए इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। क्लियर। अब 3 लॉ हैं उसमें हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट लॉ क्या दिया था न्यूटन भैया ने, उसने कहा था अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। बहुत इजी लॉ है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, and a body in motion will continue in motion। और अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करेगी विद यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इस सारी लाइन की जगह आप लिख सकते हो इन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड, अनलेस कब तक, इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बच्चे जो बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। ये तो आपने नॉर्मली देखा, अगर कोई ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर पड़ा है वो तब तक टेबल के ऊपर ही पड़ा है जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते, जब तक आप कोशिश नहीं करते उसे उठाने की, उसे मूव करने की। ये तो आपने देखा है। अगर हम कोई भी बॉल मूव कर रही है बच्चे, अगर उस पर हमारी नेचुरल फोर्सेस ना लगती, जैसे ग्रेविटी हो गया या फिर फ्रिक्शनल फोर्स है वो ना लगती। अगर हम बात करें यूनिवर्स की जहाँ पे वैक्यूम है या जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगती, तो बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रही है इन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
या फिर यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रही है, तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे कंपेल नहीं करती अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। स्टेट ऑफ मोशन मतलब या तो उसकी स्पीड कम हो जाए या फिर वो रेस्ट पर आ जाए। यही हमें लॉ ऑफ इनर्शिया की भी डेफिनेशन यही थी कि तब तक बॉडी अपने मोशन स्टेट को चेंज नहीं करेगी, स्टेट को रेजिस्ट करती है। तो ये हमारा लॉ क्या हो गया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी तब तक अपनी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट चेंज नहीं करती जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती। क्लियर हो गया। इसका एक जो एग्जांपल दिया जाता है कि कोई ग्लास है, ग्लास के ऊपर आप एक पेपर रख दो, उसके ऊपर कॉइन रख दो। क्लियर। अगर आप कार्ड के ऊपर एक बहुत अच्छा सा जर्क लगाओ तो कार्ड तो मूव कर जाएगा क्योंकि इस पर हमने फोर्स लगा दी, लेकिन कॉइन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी तो वो क्या चला जाएगा, इनसाइड द ग्लास चला जाएगा। जो कॉइन है वो फॉल्स इनटू ग्लास हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आया। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको पता है, आप किसी भी कार पे बैठे हो, कार मूव कर रही है, मैं थोड़ा रब कर रही हूँ। अगर आप कार में बैठे हो, कार मूव कर रही है, आपने एकदम से ब्रेक लगाई तो आप आगे की डायरेक्शन की साइड गिरते हो, ये आपको पता है ना। कार ने ब्रेक लगा दिया क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो मोशन में है। क्लियर। तो आपकी बॉडी क्या करती है, जर्क फील करती है, आगे की तरफ मूव करती है। क्यों, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। क्लियर हुआ। अब हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, वो है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं, हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले भी बताया रेट का मतलब क्या है, फिर से समझा दूंगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आपको करवा दिया। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू force applied and it takes place in the direction of force x। मीन्स क्या है, न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या कहा गया न्यूटन द्वारा, इसने कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, पहले भी बताया था, जहाँ पे रेट आ गया इसका मतलब रेट ऑफ, जहाँ पे भी रेट ऑफ आ गया तो चेंज इन, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमारा न्यूमिनेटर बनेगा और रेट का मतलब है डिनोमिनेटर में आएगा टाइम टेकन। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारा साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, और जो इसकी डायरेक्शन होएगी फोर्स की, वही क्या होएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये समझ आया। जितनी, इसका मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है जितना मोमेंटम में चेंज आएगा उतनी ज़्यादा फोर्स वो प्रोड्यूस करेगा। कोई भी बॉडी में जितना ज़्यादा चेंज आएगा मोमेंटम में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा। क्लियर। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी फोर्स कम होएगी।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का भी साइन ये होता है, बस उसके जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिनोमिनेटर में आती हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की क्वांटिटीज़ हमारी न्यूमिनेटर में आती हैं। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होएगी उतना मोमेंटम में चेंज आएगा, या फिर जितनी ज़्यादा मोमेंटम में चेंज है उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की गई है। क्लियर ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब इसकी फर्दर डेरिवेशन देख लो। तो मैं ऊपर वाली जो इसकी लाइन है या इसकी डेफिनेशन है उसे रब कर रही हूँ और हम नीचे से मूव करेंगे इसकी डेरिवेशन से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के साथ हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना होएगा, इक्वल के साइन में कन्वर्ट करना होएगा। क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू चेंज मोमेंटम। मोमेंटम अभी बताया है किसके इक्वल है, मास। अब चेंज इन मोमेंटम है तो वेलोसिटी चेंज आएगा। वेलोसिटी चेंज किसके इक्वल है, हमें पता है P इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। m बाहर निकाल सकते हो, इट इज़ इक्वल टू v माइनस यू। क्लियर हुआ। तो हम डायरेक्ट चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह क्या लिख रहे हैं, m v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ तक सभी को समझ आया। अब हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी ये किसके इक्वल है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन भी लगा सकते हो। v माइनस वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आएगा v माइनस यू अपॉन टी इट इज़ इक्वल टू ए। यहाँ पे पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। क्लियर, नीचे से रब कर रही हूँ। अब बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी साइन ख़त्म करते हैं उसे इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखना हमारा एक कांस्टेंट लग जाता है। इस केस में वो कांस्टेंट क्या है, k इज़ कांस्टेंट जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। इस केस में k की वैल्यू कितनी है, 1 इन SI यूनिट्स। हेयर वैल्यू ऑफ k इज़ 1। तो F किसके इक्वल आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द डेरिवेशन एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। क्लियर। सो हम क्या कह सकते हैं, जो न्यूटन के सेकेंड लॉ है, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन्स जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होएगी, मीन्स जितना ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी होएगा, जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है बॉडी, वो किसके इक्वल आएगी, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्लियर हुआ। तभी यहाँ पे लगाया जाता है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो कोई भी बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथ की डायरेक्शन को डाउनवर्ड्स कर देते हैं। रीज़न क्या है, ताकि टाइम इंक्रीज़ कर जाए। जितना टाइम इंक्रीज़ करेगा उतनी फोर्स उनके हैंड्स पे कम लगेगी। क्लियर हुआ। और फोर्स के SI यूनिट्स क्या हैं बच्चे, अब हम बात करते हैं SI यूनिट्स ऑफ फोर्स। आगे थर्ड लॉ ऑफ मोशंस पे मूव करने से पहले हम SI यूनिट्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने फोर्स के यूनिट्स डिस्कस नहीं किए। अभी तक हमने फोर्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं किया था, तो उसके जो यूनिट्स हैं उसे डिस्कस नहीं किया गया। तो हम यहाँ पे बता रही हूँ फोर्स के यूनिट्स, SI यूनिट्स क्या हैं बच्चे, न्यूटन। क्लियर। और इसे डिनोट किया गया N के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो फोर्स के यूनिट्स क्या निकल सकते हैं, मास की यूनिट्स kg, और एक्सेलरेशन के क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फिर से बता रही हूँ, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी मींस v माइनस यू अपॉन टी, और वेलोसिटी की यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड,
टाइम के क्या है सेकंड, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 की जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये भी यूनिट फोर्स के हैं और ये भी यूनिट क्या है फोर्स के, सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। और अगर 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, इट इज़ दैट फोर्स 1 न्यूटन, इट इज़ दैट फोर्स which when acting on a body of mass 1 kg produces, अगर हमारे मास की वैल्यू 1 kg है और एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए 1, तभी टोटल रिजल्ट कितना आएगा 1 न्यूटन। प्रोड्यूसेस एन acceleration of 1 meter per second square in it। तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी बच्चों बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया सभी को? हमें पता है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है, तो फोर्स भी हमारी क्या हो सकती है नेगेटिव हो सकती है। क्लियर? सभी को समझ आ गया? नेक्स्ट हम कर रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे पढ़ना बच्चों को बहुत पसंद है और सबसे इजी कंसेप्ट है। ये तो फोर्स की डेफिनेशन से भी इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डिफाइन क्या किया गया, वेन एवर वन बॉडी exerts a force on another body, जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, द सेकेंड बॉडी exerts an equal and opposite force on the first body। अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो सेकंड बॉडी सेम फोर्स लगाएगी किसके ऊपर, फर्स्ट बॉडी के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई आप काऊ ले लो, पर्सन ले लो, इसे खींचने की कोशिश कर रहा है और क्या काऊ नहीं जाना चाहती तो वो उसे अपनी तरफ खींचेगी। और अगर उसके अलावा आप 2 स्प्रिंग्स ले लो, दोनों को आपस में कनेक्ट करो और दोनों डायरेक्शन से खींचना शुरू करो, दैट इज़ एक्शन रिएक्शन। मीन्स अगर आपने किसी एक बच्चे को थप्पड़ लगाया, सबसे अच्छा एग्जांपल, वो बच्चा थप्पड़ खाने की जगह साथ के साथ आपको भी थप्पड़ मारी, मजाक कर रही हूँ। जब आप किसी भी बच्चे को थप्पड़ लगाते हो तो आपके जो हैंड है उस पर भी आपको फील होता है कि आपने थप्पड़ लगाया, क्योंकि उसके जो चीक्स हैं वो आपके हैंड के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं। क्लियर हुआ? इसे एक्शन रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर शुड बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसे ओ टाइप से लिख सकते हो, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर कोई बॉडी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो उसकी जो ऑपोजिट फोर्स है, जो हमने पहले भी किया था, उसे नाम दिया गया रिएक्शन फोर्स। जो
ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और जिसकी वैल्यू क्या होएगी, सेम होएगी। क्लियर हो गया? इसी के कारण हम मूव कर पाते हैं। इसके एग्जांपल्स दे रही हूँ। अभी तक मजाक में जो भी एग्जांपल्स दिए आपको नहीं समझ आया तो बता रही हूँ। एक और एग्जांपल कि वी वॉक, जब हम वॉक करते हैं वो कैसे कर पाते हैं? जब हम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं। जब आप चलते हो, आप पैर से ग्राउंड पे फोर्स लगाते हो, ग्राउंड आपको उतनी फोर्स से आगे मूव, आप ग्राउंड को पीछे साइड मूव करते हो। चल के देखना पैर से, तो आपकी जो फोर्स होएगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होएगी। अब ग्राउंड भी सेम फोर्स लगाएगा बट इन फ्रंट, तो उसी कारण आप क्या कर पाते हो, मूव कर पाते हो। सिमिलरली स्विमिंग का एग्जांपल ले लो। अगर आप हाथ से पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो पानी आपको इन फ्रंट डायरेक्शन मूव करने के लिए हेल्प करेगा, पुश करेगा, अगर आप पानी को पीछे वाली डायरेक्शन में मूव करवाते हो विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। क्लियर हुआ? वही कंसेप्ट गन रिकॉइल्स। उसके अलावा बैलून है, बैलून की हवा को छोड़ दो, हवा नीचे वाली डायरेक्शन में मूव करती है, बैलून अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सेम कंसेप्ट लगता है रॉकेट के लिए। वो गैसेस नीचे छोड़ते हैं और रॉकेट मूव करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर बोट में नदी में बोट है तो भी आपको पता है, जो उसकी जिस चाकू बोलते हैं उसे हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं और वो किश्ती है वो आगे मूव करती है। क्लियर हुआ सभी को? उसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हो जिसमें हम ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। समझ आ गया सभी को? किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में डिफ़िकल्टी लगी या समझ नहीं आया या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। होप सो ये लेसन बहुत ज़्यादा इजी है, आपको सारा समझ आया। अगर समझ आया और आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।